42 गृह प्रवेश। अल्पेश ने इस वक्त सिर्फ अपना पेंट पहना हुआ था और उसकी अप्पर बॉडी पर उसने कुछ भी नहीं पहना था। वहीं अनन्या भागने की वजह से ये तक भूल गई थी कि उसने जो अपने शरीर पर कपड़ा लपेट हुआ था वह जमीन पर गिरकर नीचे पड़ा हुआ है। अनन्या ने जब अल्पेश को गले लगाया था, तुम दोनों की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। अल्पेश तो एक पल के लिए यह महसूस करके सदमे में ही चला जाता है। वहीं अनन्या ने अभी इस वक्त इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज यहीं रहो मेरे साथ। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। और मैं जानना भी नहीं चाहती कि तुम कौन हो। प्लीज रुक जाओ, कहीं पर मत जाओ। मेरे साथ रहो यहीं पर प्लीज। जैसे ही अल्पेश ये सुनता है उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वो अनन्या को अपने से दूर करके उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है। अर्जुन और आयशा एक दूसरे की बाहों में आराम से सोए हुए थे। अर्जुन बहुत पहले ही उठ गया था, लेकिन आयशा थी जो कि उसके ऊपर आराम से लेटी हुई थी और उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसके चलते अर्जुन बेचारा ना चाहते हुए भी वहीं पर लेटा हुआ था। वह प्यार से आयशा को देख रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने एक सीन किसी फिल्म की तरह होकर गुजरता है, जिसमें एक औरत और एक आदमी फर्श पर लेटे हुए हैं, उनके ऊपर सफेद कलर की चादर बिछी हुई है। ये याद आते ही एक बार फिर से अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वह अपने बाहों में सो रही आयशा को देखता है और एक झटके में ही उसे अपने से दूर करके वहां से चला जाता है। आयशा जो कि बहुत प्यार से उसे गले लगाकर सो रही थी, अचानक से अर्जुन के इस तरह से बर्ताव करने से वह हड़बड़ा कर उठाती है। वो कुछ कहती या करती उससे पहले ही वो देखती है कि अर्जुन वहां से चला गया है, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्जुन, आखिर तुम कौन हो? क्यों की है तुमने मुझसे शादी? मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी पिछली लाइफ के हिसाब से तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है तुम्हारे इस बर्ताव का रीजन। उसके बाद वो उठती है और फ्रेश होकर नीचे जाती है। वहां पर भी वो इधर उधर ढूंढती है तो उसे अर्जुन कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। वहां पर नंदिनी और चिराग पहले से ही मौजूद थे। इस वक्त सुबह के 10 बजे बज रहे थे। आयशा बिना मन के डाइनिंग टेबल पर जाती है और अपनी जगह पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगती है। चिराग जब से आयशा आई थी तब से उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर छाई हुई मायूसी उसे छुपी नहीं थी। वह आयशा की तरफ देखा है और बहुत ही प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोलता है, भाभी क्या हुआ है, आप मुझे बता सकती हैं? मैं आपका देवर हूँ और चुटकियों में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आयशा जो कि अपने ही ख्यालों में गुम थी, चिराग की तरफ देखती और स्माइल करते हुए बोलती है, कुछ नहीं हुआ है भाई, बस ऐसे ही थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। चिराग फिर आयशा की तरफ देखते हुए अपने हाथों से उसे खाना खिला है। नंदिनी वहीं पर बैठी हुई थी और प्यार से आयशा और चिराग को देख रही थी और फिर वह बोलती है, अब मेरी बारी है। उसकी यह बात सुनकर दोनों उसे तरफ देखते हैं तो वहां पर नंदिनी अपना मुंह फुलाई बैठी हुई थी। चिराग और आयशा दोनों को ही समझ में नहीं आता है कि अचानक से इसे क्या हो गया है। आयशा फिर नंदिनी की तरफ प्यार से देखते हुए बोलती है, क्या हुआ नंदू? किसकी बारी है अब? किस चीज की? नंदिनी तपाक से उसकी बात का जवाब देते हुए बोलती है, आपको खाना खिलाने की बारी अब मेरी है। वैसे भी चिराग ने आपको 2 बार खाना खिला दिया है, अब मेरी बारी है। ये कहते हुए वह अपनी प्लेट से एक चम्मच पोहा उठाकर आयशा के मुंह की तरफ कर देती है।
जिसे देखकर आयशा और चिराग दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और आयशा उसके हाथ से खाना खा लेती है। उसके बाद वह अपनी जगह से खड़ी होकर बोलती है, अच्छा मैं अब चलती हूँ, मुझे सच में बहुत ज्यादा काम है। आज ऑफिस जाना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, अगर नहीं गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इतना कहते हुए वो वहां से जाने ही वाली होती है कि उसे चिराग की थोड़ी गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, भाभी कल ही आपका एक्सीडेंट हुआ है और आज आप जाने की बात कर रही हो। चाहे कम कितना ही बड़ा क्यों ना हो आप घर से कर लीजिएगा, लेकिन आज आप कहीं पर नहीं जा रही हैं। आयशा अपना मुंह बनाकर चिराग की तरफ देखती है और बोलती है, पर अभी उसने इतना ही कहा था कि चिराग घर कर उसे देखा है और बोलता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। अगर आप मुझे अपना भाई मानती है तो आप आज नहीं जाएगी, और यह फाइनल है। वैसे भी आज हमारे घर पर एक मेहमान आने वाला है। उसकी यह बात सुनकर आयशा और नंदिनी दोनों की आंखों में चमक आ जाती है और वह चमकती हुई निगाहों से चिराग की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या सच में? कौन आने वाला है हमें भी बताओ। टॉपिक को इतनी जल्दी चेंज होता हुआ देखकर, उन्होंने दोनों के मूड इतनी जल्दी चेंज होता हुआ देखकर चिराग का भी मुंह बन जाता है। मतलब तुम दोनों को मेरी बातों से तो कोई लेना देना है ही नहीं। जैसे ही मैंने कहा कि कोई मेहमान आने वाला है तो तुम दोनों इतनी ज्यादा खुश हो गई हो, जब से मैं तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मत जाओ, मत जाओ। वो नहीं सुना जा रहा है। उसकी बात सुनकर आयशा ताकी से बोलती है, अरे भाई आपकी कैसी बातें कर रहे हैं, अभी आपने कहा ना कि कोई मेहमान आने वाला है। अब हमें तो पता नहीं है कि वो कौन है, ये तो आपको ही पता है। और इसका मतलब यह है कि वह जो कोई भी है वह आपको ही जानता है। वह तीनों ही आपस में बैठकर बहस करने लग रहे थे कि तभी उन्हें एक घर का केयरटेकर आता हुआ दिखाई देता है। वह सर झुकाकर उन तीनों के सामने खड़ा होता है और बोलता है, मैडम सर जो लोग बाहर आए हुए हैं। चिराग उसकी तरफ देखता है और बोलता है, तो तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जाओ जाकर उन्हें लेकर आओ। ये सुनने के बाद वह सर्वेंट वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में वहां पर अल्पेश और साथ में अनन्या खड़ी हुई थी। आयशा की नजर जैसे ही अल्पेश पर जाती है उसकी आंखें एक बार फिर से बड़ी हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वह और भी ज्यादा हैरान हो जाती है उसके साथ में खड़ी हुई उसे लड़की को देखकर। आखिर वह कैसे नहीं जानती कि यह लड़की कौन है? वह अच्छे से जानती थी, पिछली जन्म में वह उससे मिली तो नहीं थी, लेकिन उसने उसकी फोटो देखी थी जो अखबार में आई थी, जिसमें उसने एक बिल्डिंग से खुदकर अपनी जान दे दी थी। इस बारे में जब उसने रीमा से पूछा था तो उसने उसे बताया था, मैडम मेरी बहन बहुत अच्छी है। लोग जो कुछ भी उसके बारे में बात कर रहे हैं वह सब गलत है। वह ऐसी लड़की नहीं है। ये कहते हुए वह रोने लगती है और ऐसा उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर उसे कंसोल करती है और बोलती है, रीमा मुझे लगता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि जो फुटेज सामने आई है वह बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है और सारी की सारी वैलिड है। उन्हें पहले ही चेक कर लिया गया है। ऐसा इसलिए कह रही थी ऐसा क्योंकि न्यूज़पेपर में ये बताया जा रहा था कि अनन्या का कई सारे लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशन था, और साथ में वह ड्रग भी लिया करती थी। उसी के साथ उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी न्यूज़पेपर में और साथ में न्यूज़ में बताई जा रही थी। ये सब याद आते ही आयशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि तभी उसे नंदिनी की आवाज सुनाई देती है, आयशा दी मुझे लगता है कि इन्होंने अभी अभी शादी की है, देखिए ना इन्होंने गले में मंगलसूत्र भी पहना हुआ है और साथ में मांग भी भरी हुई है, और उनके गले में माल भी डाली हुई है।
ये कितनी प्यारी दिखाई दे रही है, एकदम क्यूट डॉल जैसी। बिल्कुल मेरी तरह। तब जाकर आयशा का ध्यान अनन्या के पहनावे पर जाता है। उसने इस वक्त एक रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और साथ में हाथों में लाल कलर की सुहागन वाली चूड़ियां पहनी हुई थी। वो सच में बहुत प्यारी दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर आयशा को पता चल गया था कि यह लोग अभी अभी शादी कर कर ही आए हैं। ये सोचकर कि उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो मंदिर की तरफ जाते हुए बोलती है, आप दोनों घर के अंदर मत आना, मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। ये सुनकर वहां पर खड़ा हुआ हर एक इंसान परेशान हो जाता है। अल्पेश घूरकर चिराग की तरफ देख रहा था। चिराग अपना सर नीचे करते हुए धीरे से अल्पेश से बोलता है, भाई मैं अभी अभी भाभी को बताया है, शायद इसलिए वह गुस्सा हो गई है। देखते हैं अभी वह क्या करने वाली है, प्लीज थोड़ा ठंड रख। ऐसा इसलिए था क्योंकि अल्पेश ने शादी करके सबसे पहले चिराग को ही इस बारे में बताया था। क्योंकि वह यहाँ पर रहता नहीं था, इसलिए उसने उसे अपार्टमेंट ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन उसने कहा था कि अपार्टमेंट की क्या जरूरत है, तो यहीं पर रह सकता है। तब अल्पेश ने उसे कहा था कि शायद आयशा को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो चिराग ने अपनी छाती चौड़ी करते हुए बोला था, अरे यार तू चिंता क्यों कर रहा है, भाभी अब पहले जैसी नहीं है, वो बहुत अच्छी हो गई है और हम सब से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, मुझे लगता है कि तू बहुत ज्यादा सोच रहा है। ये सब याद आते चिराग को बहुत दुख हो रहा था। अल्पेश के लिए वही अल्पेश गुस्से से बस उसे घूर रहा था। अल्पेश एक नजर अपने साथ में खड़ी हुई उसे लड़की को देखा है, जो कि इस वक्त डर से कांप रही थी। उसे सच में बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। जैसे ही अल्पेश ये देखा है, वह अपना हाथ आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथों में ले लेता है। अनन्या, जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी, अल्पेश को इस तरह से अपना हाथ पकड़ा हुआ देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी उन्हें एक बार फिर से आयशा की आवाज आती है, जो कि मंदिर से एक थाली लेकर आ रही थी। उसके साथ में दो सर्वेंट भी थी। एक के हाथ में एक थाली थी जिसमें लाल कलर का कुछ दिखाई दे रहा था और दूसरी के हाथ में एक कलश था जिसमें चावल और साथ में कुछ फूल रखे हुए थे। आयशा स्माइल करते हुए उन दोनों के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, अल्पेश भाई, आपको पहले बताना चाहिए था ना मुझे कि आपने शादी कर ली है। इस चिराग ने मुझे अभी अभी बताया है। मैं कुछ भी तैयारी नहीं कर पाई अपनी भाभी को वेलकम करने के लिए। उसके बाद वो मुस्कुराकर अनन्या की तरफ देखती है और बोलती है, भाभी बस 2 मिनट खड़ी रही है, उसके बाद आप अंदर आ सकती है। फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको क्या होगा आगे स्टोरी में? आपको आज का चैप्टर कैसा लगा?